ऑनलाइन गेम के कारण बच्चे ने मम्मी पापा के सेविंग अकाउंट से 13 लाख रुपए गवा दिए। तो ऐसे सिचुएशन में मम्मी पापा जो बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन दूर या खास करके गेम उसको दूर करने के लिए न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंगली मम्मी पापा 2 या 3 स्टेप कौन से कर सकते हैं? बच्चों के अंदर ड्रग्स का एडिक्शन पड़ गया हो, अल्कोहल का एडिक्शन पड़ गया हो, स्मार्टफोन्स का, पोर्नोग्राफी का, मैस्टरबेशन का, कोई भी एडिक्शन आप उठा लीजिए, किसी भी एडिक्शन को छुड़ाने का सबसे नायाब तरीका कौन सा है? आप उनको तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का ये रिसर्च है, जब बच्चे आजकल बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में भी जब स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, उन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना आने वाले वर्षों में 40 से 50% ज्यादा हो जाती है। आज के समय में कौन से 4 या 5 संस्कार बच्चे को देने ही चाहिए? मातृभाषा से, क्योंकि बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज के साथ बहुत कनेक्टेड है। तो मम्मी पापा के लिए कोई रोड मैप आप देना चाहेंगे ताकि उनके बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे तेज हो या सबसे ज्यादा? यदि आप बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर उनके अंदर तेज करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, पहले क्या छोड़ना है और दूसरा क्या। नमस्कार स्वामी जी, नमस्ते। एंड आपको वेलकम करते हुए हम बहुत ही ज़्यादा खुशी को महसूस कर रहे हैं। आपका जो अनुभव है, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी को लेकर, साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है आपका। ज़्यादातर एक व्यक्ति शायद जीवन के अंदर जो कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी में, अब्रॉड जाके पढ़ाई करने के बारे में सोचता है, वो सब कुछ आपने करके छोड़ दिया। राइट? तो मुझे लगता है सबसे पहले शुरुआत वहीं से करें कि कौन सा ऐसा काइंड ऑफ लगन या पॉजिटिविटी या बचपन का कोई ऐसी चीज़ कि जिसके कारण आपने मेजॉरिटी ऑफ द जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आपने पढ़ाई की, एजुकेशन किया, उसके पीछे का क्या पर्पस? एंड नंबर 2, वो छोड़ के फिर जब आप भगवा कपड़े में आ गए तो उसके पीछे का क्या पर्पस, यदि वहाँ से हम शुरुआत कर पाए? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर भी पेरेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा होगा आपके जीवन में। देखिए, सबसे पहले तो परीक्षित भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज इंडीड ए मैग्निफिसेंट डिलेक्टेशन बीइंग हियर। पिछले कई महीनों से हमारी आपसे बातचीत चल रही थी पॉडकास्ट में, लेकिन उस वक्त हम अमेरिका में थे। आना बहुत इनफैक्ट आपकी 6 महीने की टूर। हाँ जी, 6 महीने की टूर हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित भाई, आपने आप जो वाकई जो काम करते हैं पेरेंटिंग के लिए, जो बच्चों के परवरिश में अंदर जो माता पिता को जो आप मार्गदर्शन देते हैं, वो वाकई सराहनीय है, आदरणीय है और प्रशंसनीय है। और हमने कई लोगों को भी ये देखा है कि आपकी जो पेरेंटिंग की जो टिप्स है, जो गाइडलाइंस है, जो प्रैक्टिकलिटी में आप ले जा रहे हो, इसकी बदौलत कई माता पिता के जीवन में और बच्चों के जीवन में सकारात्मक तब्दीली आए। तो वो वाकई आप बहुत ही अच्छा काम करते हो। थैंक यू, धन्यवाद जी। अब परीक्षित भाई, आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए मैं ये मानता हूं कि एजुकेशन आपको अहंकारी नहीं बनाता, एजुकेशन आपको सही मार्ग की ओर ले जाता है। ज्ञान आपको ईगो बढ़ाने के लिए ज्ञान का उपयोग नहीं करना है, ज्ञान आपको गहराइयों में ले जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम न्यूरो साइंस की पढ़ाई करते थे अमेरिका में, तो द मोर आई वेंट डीप इनटू न्यूरो साइंस, द मोर आई वेंट डीपर इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो हम जितनी गहराई से न्यूरो साइंस में गए, जैसे न्यूरो साइंस में कंसेप्ट आता है डोपामिन का, सेरोटोनिन का, तो रियल प्लेजर्स कहाँ पे है, तो हमने देखा कि देखिए, प्रसिद्धि का सुख हमने चख लिया, हमने पैसों का सुख भी देख लिया था, सोशल स्टेटस का भी सुख देख लिया, फाइनेंशियल सुख भी देख लिया था, लेकिन अंदर से एक खटक आपको महसूस हो रही थी। कौन सी खटक? तो आपको अंदर से इतना सुकून नहीं मिल रहा था, ये मेरी बात करता हूँ। तो फिर हमने कंटेम्पलेशन शुरू किया कि वेयर डू यू फाइंड रियल बोनाफाइड जेन्युइन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो हमने न्यूरो साइंस में और गहराई से गए, हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, फिर धीरे धीरे हमें मालूम पड़ा कि रियल हैप्पीनेस लाइज इन 2 थिंग्स, या तो भगवत प्राप्ति में, या फिर आप दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। ओके। तो उसी में हमें ये लाइट हुआ परीक्षित भाई। तो आई थिंक ज़्यादातर जो आपने कहा कि एक तो भगवत प्राप्ति में है, ईश्वर की प्राप्ति में है, दूसरा दूसरों की सेवा करने में। जी। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मुझे सुख मिल जाएगा, मेरा बड़ा घर, बड़ा बंगलो बन जाएगा, मुझे सुख मिल जाएगा, मेरे पास 100 करोड़ आएंगे, सुख मिल जाएगा। तो सुख वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर सुख है, आनंद नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। दोनों संस्कृत शब्द है परीक्षित भाई, सुख और आनंद। सुख के पीछे दुख होगा ही,
मान लीजिए आपके पास पैसों का सुख है, जिस दिन पैसे नहीं होंगे तब दुख की अनुभूति होगी। जिस दिन आपकी प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि चली जाएगी तब दुख की अनुभूति होगी। तो सुख के पीछे दुख निश्चित रूप से है और दुख के पीछे सुख है, ये दिन रात जैसी चीज दिन है। रात जैसा लेकिन है, आनंद का कोई शब्द ऑपोजिट नहीं है परीक्षित भाई। आनंद के पीछे दुख नहीं कभी नहीं लगता। सुख का ऑपोजिट है दुख, रात का ऑपोजिट है दिन, लेकिन आनंद का ऑपोजिट कभी भी दुख नहीं होता। इंग्लिश में एक शब्द है प्लेजर, जिसको हम हमारी संस्कृत की भाषा में सुख कह सकते हैं। प्लेजर के पीछे सौरो हो सकता है, लेकिन हैप्पीनेस यानी आनंद, आनंद के पीछे, हैप्पीनेस के पीछे कभी सौरो नहीं आता। और वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डोपामिन से आपको प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है। सेरोटोनिन से आपको हैप्पीनेस मिलता है, आपको आनंद मिलता है। तो दूसरों की निस्वार्थ भाव से जब आप सेवा करते हैं ना परीक्षित भाई, तो आपको डोपामिन नहीं मिलता, सेरोटोनिन मिलता है। डोपामिन का एडिक्शन क्रिएट हो सकता है, फिर आप डोपामिन की क्रेविंग्स और डिजायर करते हो, लेकिन सेरोटोनिन का हैप्पीनेस जो है वो जेन्युइन और बोनाफाइड है। तो हमने देखा कि रियल हैप्पीनेस लाइज इन सर्विंग अदर्स विदाउट एनी पर्सनल गेन्स। एमर्सन का एक बहुत ही नायाब कोट है परीक्षित भाई, यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। आपको ऐसे बीज, ऐसे वृक्ष के बीज बोने चाहिए जिस वृक्ष के नीचे आप नहीं बैठने वाले। ये है निस्वार्थता की बुनियाद। और जो संत बनते हैं उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है निस्वार्थता। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये रियल बोनाफाइड हैप्पीनेस हमारे लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने में। तो आई थिंक आपने जो एजुकेशन वगैरह लिया वहाँ पर डोपामिन बहुत ज़्यादा मिल गया, फिर अब सेरोटोनिन के पीछे आपने यहाँ पर आ पाए। जी भाई। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमारे माता पिता जी ने जो हमें जो संस्कार दिए थे, पूर्वाश्रम के जो माता पिता, आज मैं कहूँगा कि उनकी बदौलत ही हम इस मार्ग को चयनित कर सके। तो मैं ये मानता हूँ कि माता पिता जो आपकी जिस तरीके से परवरिश करते हैं, आपको जिस तरीके से संस्कारित करते हैं, इसका बहुत ही इसकी अहम भूमिका है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी बदौलत हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी उजागर हुई। उनकी बदौलत हमें क्या सही है क्या गलत है उसका विवेक जो उजागर हुआ, वो 100% उनकी कृपा से या भगवत कृपा से ही हुआ। तो इसीलिए हम परीक्षित भाई इस मार्ग पर आए। वैसे तो कई भगवत कृपा से फिर कई मिरेकल्स भी हमारे जीवन में हुए, और फिर हमें ये मुहर लग गया कि स्पिरिचुअलिटी इज द राइट डोमेन फॉर मी। जी वाह 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 जी। हालांकि मैं पेरेंटिंग के प्रश्न पूछने वाला था, बिल्कुल। पर मुझे और एक प्रश्न स्वामी जी यहाँ पर आया कि ज़्यादातर लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो संसारिक जीवन में रहते हुए भी स्पिरिचुअल हुआ जा सकता है या फिर सबको संसार को छोड़ छाड़ के सन्यासी होना पड़े? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा परीक्षित भाई। देखिए, ऐसा कोई उसूल नहीं है कि स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको गृह बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन आपको बताता हूँ। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल। इफ यू आर रिलीजियस, माने कि कोई इंसान यदि ज्यादा पूजा पाठ करता हो, ज्यादा व्रत करता हो, ज्यादा ये सब करता हो, मंदिर जाता हो, यू कैन कॉल हिम ए रिलीजियस गाय। बट स्पिरिचुअलिटी इज कंप्लीटली इंटरनल थिंग। रिलीजियन इज कंप्लीटली एक्सटर्नल थिंग। स्पिरिचुअलिटी क्या है? मान लीजिए हम पॉडकास्ट करते हैं, यदि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट है या फिर ये भावना है कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद हजारों लोग अपने जीवन में कुछ तब्दीलियां लाए, आपके हृदय में यदि दूसरों को कुछ अच्छाई देने की भावना है ना, तो वो स्पिरिचुअलिटी ही है। वो एक प्रकार की भक्ति ही है। वो आप भले ही मंदिर में जाकर माला नहीं करते, लेकिन यहाँ बैठकर जो आप सत्कर्म करते हैं ना, वही भक्ति है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप जिस ड्यूटी को निभाते हैं ना, उस ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक शिद्दत से निभाना, वो हर एक इंसान के लिए वही उसकी भक्ति और वही उसका सत्कर्म है। मान लीजिए आप पेरेंटिंग का करते हो, आप हर एक बच्चे के अंदर ऐसा सोचते हुए तो ईश्वर का अंश है, हर एक माता पिता ईश्वर के अंश है, उनको ऐसा समझकर आप उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव देना चाहते हैं, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी भक्ति है। कोई अच्छा बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ चीटिंग नहीं करता, अपनी कमाई हुई दौलत से दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करता, तो वो अपने कर्म को अच्छी तरह से निभाना
वही सबसे बड़ी भक्ति, वही सबसे बड़ी पूजा है, मैं ये मानता हूँ परीक्षित भाई। तो आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने विचारों के अंदर तब्दीलियां लाने की जरूरत है। तो दिस इज डिफाइंड एज स्पिरिचुअलिटी परीक्षित भाई। आई थिंक कपड़ों से नहीं, भावनाओं से भावनाओं से संतुलन आ होता जा है, सकता बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। सुनाओ, अब हमारे मेन टॉपिक पे आते जी, हैं, आ जाइए। पेरेंटिंग के ऊपर। एंड समझ, मैंने आपको लाइक सारी ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ, कई बार जैसे मुंबई की इवेंट वगैरह में जी। थे, अब बाहर का भोजन वगैरह नहीं लेते, जी तो मैंने सुबह में 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आपको देखा हुआ है कि आपने एक भी अन्न का दाना ना लिया हो, और हाँ। जस्ट खाली जब हम लंच कर रहे हो तब आप खाली एक पानी की बोतल छोटी सी लेके आप पीते थे। यानी शाम के 8 या 9 बजे भी जब हम अलग होते थे इवेंट ख़त्म करके, तब भी आपके चेहरे पे इतना ही सुकून, इतनी ही हंसी, इतनी ही एनर्जी 100% एज इट इज़ रहती थी। सो मुझे लगता है कि ये आई थिंक ईश्वरीय कृपा भी है, वो सब ईश्वरीय कृपा जी। एंड ये हर एक के बस की बात नहीं है। अरे नहीं होता है। पर आपकी ये जो स्पिरिचुअलिटी प्लस न्यूरो साइंस है, तो मुझे लगता है न्यूरो साइंस का हम पेरेंटिंग में कैसे उपयोग करें, यदि उसके बारे में यदि हम बता पाए कि पहले 5 साल में जो ब्रेन का डेवलपमेंट जो आपने बताया कि सबसे ज़्यादा हो जाता है, जी परीक्षित भाई। क्योंकि ज़्यादातर जो भी हमारी ऑडियंस है उन्होंने ज़्यादातर वो गर्भाधान वाला, गर्भ संस्कार वाले फेज से वो बाहर आ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा दुनिया में आ चुका जी है। जी तो नाउ जिनके बच्चे 0 to मे बी 5 और 7 ईयर्स तक है, जी। तो मम्मी पापा के लिए कोई रोड मैप आप देना चाहेंगे ताकि उनके बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे तेज हो या सबसे ज़्यादा हो? बिल्कुल परीक्षित भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना, मैं अक्सर कई जगह पर कहता हूँ, मेरे हिसाब से पेरेंटिंग के 4S है, 4S ऑफ पेरेंटिंग। सबसे पहले आप उनको समय दीजिए। इस एक एक टॉपिक पर हम विवरण से चर्चा कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर संक्षेप में बताता हूँ। आप बच्चों को पर्याप्त समय दीजिए, ये पहला S। 0 to 5 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़्यादा से आपको इसके रियल स्टैटिस्टिक्स के साथ सुनाता हूँ। ठीक है। दूसरा है, आप उनको समझिए। पहला समय दीजिए, फिर समझिए। मैं ये नहीं कहता, देखिए समझाइए नहीं, आप उनको समझिए, आप उनको सुधारिए, ऐसा नहीं कहता। मैंने एस में सुधारना या समझाना नहीं लिया, क्या लिया? समझना है। किनको? बच्चों को समझना है। तीसरा एस है, आप उनको स्वीकारिए, वो जैसे है वैसे आप उनको परमात्मा का नायाब भेंट समझकर उनको स्वीकार लीजिए। और चौथा है, आप उनको संस्कारित कीजिए। तो पहला है समय दीजिए, दूसरा है आप उनको समझिए, तीसरा है आप उनको स्वीकारिए, और चौथा है आप उनको संस्कारित कीजिए। मैंने एक जगह पर भी सुधारिए ऐसा नहीं लिया, ना ही आप उनको कुछ समझाइए, ये भी नहीं लिया। अब मैं आपको एक एक करके संक्षेप में बताऊं, चारों पे डिटेल आप बीच बीच में पूछ सकते हैं परीक्षित। अरे देखिए, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है परीक्षित भाई। बच्चों जो 1 से 10 साल के बच्चे थे, उन पर ये रिसर्च किया गया था। कि व्हाट इज द थिंग दैट यू एक्सपेक्ट मोस्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। 1 से 10 साल के बच्चों को ये रिसर्च में पूछा गया था कि आप अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा कौन सी चीज की अपेक्षा रखते हैं। तो पहले रिसर्चर्स ने ये सोचा था परीक्षित भाई कि छोटे बच्चों के लिए तो अक्सर 2 चीजें होती है, या तो टॉयस होता है, आजकल अब स्मार्टफोन्स आ गए, या फिर टेलीविजन, ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो इनका जो प्रेडिक्शन था उससे कतई गलत निकला। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि 92% ऑफ द किड्स का ये मानना था, उनका ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि हमारे माता पिता हमारे साथ क्वालिटी टाइम बिताए। ये किसकी मैं बात करता हूँ? 10 साल के आसपास जो बच्चे हैं ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है परीक्षित भाई कि हमें सबसे ज्यादा हमारे माता पिता के साथ समय बिताना है। अब माता पिता क्या सोचते हैं? बच्चों को हमारी जरूरत नहीं है, हमारे टॉयज की जरूरत है, हमारे स्मार्टफोन्स की जरूरत है। ये कतई गलत है। जब बच्चे छोटे होते ना परीक्षित भाई, तब माता पिता उन्हें स्मार्टफोन्स देकर अपना समय का कॉम्पनसेशन कर लेते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप उन्हें फ्रीडम देकर अपना समय का कॉम्पनसेशन कर लेते हैं। माँ बाप को बच्चों के साथ इतना समय गुजरना ना पड़े, इसलिए छोटे होते तब स्मार्टफोन्स दे देंगे, टॉयज दे देंगे, और उनको मैं अभी काम में बिजी हूँ, तू पकड़। राइट। और जब वही बच्चे जब टीनेज में आ जाते हैं, अडल्ट्स में आ जाते हैं, तब माँ बाप क्या करते हैं? बेटा तुझे जो करना है कर, हमारी पूरी फ्रीडम है। ऐसा कहकर उनको मालूम नहीं है
लेकिन वो अपने बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा जोखिम डालते हैं। तो सबसे पहले आप उनको अपना समय दीजिए। समय मैं आपको कितना समय देना चाहिए, उसकी कोई पैरामीटर बिल्कुल या परीक्षित कब भाई। दे सकते हैं वैसे? जी, देखिए रिसर्च में ये पाया गया है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है परीक्षित भाई, जो बच्चे 1 से 5 साल के हैं ना, उनको माता पिता को हर दिन कम से कम 2 घंटे उनके साथ बिताना चाहिए। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा। 2 घंटे। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि सिर्फ माताओं को नहीं, उनके पिताजी को भी। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती परीक्षित भी क्या होती है, माताएं पिताजी ये सोचते हैं कि वो तो माता का काम है, वो बच्चों की परवरिश कर लेंगे। माता कभी कभार 1-2 घंटा उनके साथ बिताती होगी खाने पिलाने से, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि पिताजी का टाइम भी इतना ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड जो डेवलप होता है ना, सिर्फ माता के प्रेम से नहीं होता, उनको पिताजी का भी प्रेम की जरूरत है। और 90% मेल्स जो होते हैं ना, वो इस बात को समझते ही नहीं, क्योंकि वो अक्सर अपनी ड्यूटी पर, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस में व्यस्त रहते हैं। लेकिन रिसर्च ये कहता है कि जब बच्चे 1 से 7 साल के हो ना, तब तक पिताजी को भी बच्चों के साथ हर दिन क्वालिटी टाइम 2 घंटे बिताना चाहिए। और वो भी टीवी देखते हुए, उनको कुछ खिलौना खिलाते हुए, कुछ भोजन खिलाते हुए, ऐसे नहीं, उनके साथ 1-on-1 पर्सनली रिसर्च ये कहता है 2 घंटे बिताने चाहिए। ये मैं खास यहाँ पर एम्फसाइज करता हूँ, मेल्स के लिए भी ये जरूरी है। पिताजी जो है ना, सिर्फ माताजी का नहीं, पिताजी का भी होना बहुत जरूरी है। राइट। सो आई थिंक जो आपने ये बात बहुत अच्छे से बताई कि ये मदरिंग नहीं है, फादरिंग नहीं है, पेरेंटिंग है। बिल्कुल सही बताया परीक्षित। दोनों का समय जरूरी है, वो रिसर्च भी बता रहा है जी। तो मुझे लगता है आज से ढेर सारे पापा होंगे जो अब प्रायोरिटी को चेंज करेंगे। बिल्कुल देनी चाहिए परीक्षित। इसमें मैं आपको एक देखिए, माता पिता क्या सोचते हैं परीक्षित भाई, कि बच्चों को सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है, बच्चों आजकल के बच्चे पहले से ही ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, ये मैं आपको रियल बात बताता हूँ, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का ही रिसर्च है परीक्षित भाई, कि जो छोटे बच्चे जो 1 से 10 साल के होते हैं ना, उनको सोशल मीडिया का जो एडिक्शन हो जाता है ना, उनका सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है जानते हो? माता पिता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन बच्चों को सोशल मीडिया का क्रोनिक एडिक्शन हो जाता है ना, उसमें से उनके मेन एडिक्शन का 60% कारण उनके खुद के माँ बाप होते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 2-3 कारण है। सबसे पहले तो कभी कभार माता पिता ही सोशल मीडिया के एडिक्टेड होते हैं, तो उनको देखकर बच्चे सीख जाते हैं, बच्चे ने बचपन से देखा है। दूसरी चीज, माँ बाप जब बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते, उनको इग्नोर करते हैं ना अपने काम के लिए, तब जैसे हमने बताया बच्चा रोएगा, तो अक्सर हम क्या सोचते, बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि उनको कुछ चाहिए। तो माँ बाप उनको या तो कुछ खाने के लिए दे देंगे, कुछ खिलौना दे देंगे, या फिर स्मार्टफोन पकड़ा देंगे। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है परीक्षित भाई, जब बच्चे रोते हैं, जब माँ बाप उनको फोन्स भी दे देते ना शुरुआत में, तब बच्चे रोना बंद नहीं करते। रोना बंद नहीं करते। बच्चे और भी रोते हैं। ये चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है, मेरा खुद का रिसर्च नहीं है। माँ बाप सोचते हैं अभी बच्चा रोना बंद नहीं किया, 3-4 बार माँ बाप इस साइकोलॉजी को समझ नहीं सकते, बार बार उनको स्मार्टफोन्स या फिर कुछ खिलौना या फिर कुछ खाना दे देते हैं। फिर बच्चों की जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ना, 1 से 5 साल के बच्चे, उनका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि अब मेरे माँ बाप मेरी रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? माँ तू मुझे तेरा समय दे, पिताजी आप मुझे आपका समय दीजिए। अटेंशन चाहिए था, उनको अटेंशन चाहिए। किसका अटेंशन? माँ बाप का अटेंशन चाहिए, इसलिए रोते थे, ना कि स्मार्टफोन का अटेंशन चाहिए था। लेकिन माँ बाप ने ये सोच लिया उनको स्मार्टफोन ही चाहिए था, इसलिए वो रो रहे थे। फिर बच्चे जब ये समझ जाते हैं कि अब मेरे माँ बाप मेरी रिक्वायरमेंट को समझने वाले नहीं है, फिर बच्चे उस स्मार्टफोन को अपना एडिक्शन बनाना पड़ता है। स्वामी जी, अभी जब क्योंकि स्क्रीन की बात आई हुई है जी, तो छोटे बच्चों में ये देखा गया है कि मोर देन सोशल मीडिया, आजकल गेम जो है ना, वीडियो गेम्स वगैरह, उसका चलन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, हाँ। और अभी जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि तकरीबन 33,000
154 करोड़ रुपए एवरी ईयर मोबाइल या ई गेमिंग जो है उसके पीछे इंडिया में खर्च होते हैं। वाओ। अभी थोड़े समय पहले केस था कि बच्चे ने मम्मी पापा के सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए अपनी गेम वगैरह के लिए। एंड जब मम्मी पापा ने बच्चे को डांटा तो बच्चा घर छोड़ के चला गया। बट नाउ मम्मी पापा के लिए तो दोनों लॉस है। बिल्कुल। कि वो पैसे तो गए ही गए कि जो उनका रिटायरमेंट फंड या बच्चे की एजुकेशन के लिए बचा के रखे हो, एंड साथ ही साथ में जब बच्चे को डांटा तो बच्चा भी घर छोड़ के चला गया। तो ऐसे सिचुएशन में मम्मी पापा जो बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन दूर, या खास करके गेम, क्योंकि गेम को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, उसको दूर करने के लिए न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंगली मम्मी पापा 2 या 3 स्टेप कौन से कर सकते हैं? सबसे पहले तो रिसर्च में ये पाया गया है कि आप बच्चों को कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव कर दीजिए। वो फिर स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स हो, या फिर कोई अच्छी एक्सरसाइज हो, जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, ऐसी कोई एक्टिविटीज। रिसर्च हैज प्रूवन कि जब आप कोई भी किस्म की एक्सरसाइज में या फिर फिजिकल एक्टिविटी में, यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ फिजिकल एक्टिविटी, नॉट नेसेसरीली एक्सरसाइज, तब उसमें से जो आपको डोपामिन मिलता है ना, वो कोई भी एडिक्शन को छुड़ाने के लिए सबसे पावरफुल तरीका है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा परीक्षित भाई। ये इनफैक्ट 2024 का लेटेस्ट रिसर्च है पैकिंज यूनिवर्सिटी का। बच्चों के अंदर ड्रग्स का एडिक्शन पड़ गया हो, अल्कोहल का एडिक्शन पड़ गया हो, स्मार्टफोन्स का, पोर्नोग्राफी का, मैस्टरबेशन का, कोई भी एडिक्शन आप उठा लीजिए, किसी भी एडिक्शन को छुड़ाने का सबसे नायाब तरीका कौन सा है? आप उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी में इंकॉर्पोरेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपके मसल्स, आपके हैंड्स, आपके लेग्स, आपके ब्रेन के मसल्स कोई एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं ना, तो उसमें से जो डोपामिन जो निकलता है, जो सेरोटोनिन निकलता है ना, जो सेरोटोनिन रिलीज होता है ना, वो किसी भी एडिक्शन को मारने के लिए प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेरोटोनिन निकलता है ना, उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, माने उसका जो फोर्स होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, वो सेरोटोनिन जो निकलता है फिर नीचे नहीं जा रहा जाता। जैसे डोपामिन, किसी ने कोई एडिक्शन कर लिया, ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा? जितना ऊपर गया था इतना ही नीचे चला जाएगा, तो वो क्रेविंग्स क्रिएट करेगा। लेकिन जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी में वो जो सेरोटोनिन निकलता है वो सबसे ज्यादा ऊपर भी जाता है और कॉन्स्टेंटली वहां मेंटेन भी रहता है, नीचे नहीं जाता। वाह। तो ये पैकिंग यूनिवर्सिटीज का रिसर्च है परीक्षित भाई। आप बच्चों को कोई फिजिकल एक्टिविटी में इंकॉर्पोरेट करें, और उसमें भी आप उनको फोर्स मत करो यही है। उनको स्विमिंग अच्छा लगे तो स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, बाइसिकलिंग, या फिर कोई भी आप उनको फिजिकली एक्टिव कर दीजिए। वाह। सो आई थिंक मेडिटेशन या योगा या प्राणायाम करने से भी सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट मैं उस पर ही जाने वाला था। जब आप योगा करते हो, जब आप प्राणायाम करते हो, कोई भी प्राणायाम, आप अनुलोम विलोम, शीतली या फिर ब्राह्मी, कोई भी प्राणायाम को उठा लीजिए, मेडिटेशन भी एक किस्म की फिजिकल एक्टिविटी है। उससे भी मैं आगे आपको ले जाने वाला था। आप भगवान का नाम स्मरण कराओ बच्चों के पास, जप करते हैं, जप करते हैं। कोई भी, मैं ये नहीं कहता बच्चों को आप 5 घंटे बिठाओ, 1 घंटा बिठाओ, आधा घंटा, अरे दिन में आप उनको 5 मिनट नाम स्मरण कराने की आदत डालो। देखिए अब माँ बाप क्या कहते हैं, बच्चे एक जगह पर बैठ नहीं सकते। मैं आपको कहता हूँ, जब वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, जब वो गेमिंग्स कुछ भी करते हैं, 1-1 घंटे एक जगह पर बैठकर ही तो सब करते हैं। एक नहीं स्वामी जी, 5-5 घंटे तक बच्चे वही करते रहते हैं, खाए पिए बिना। आपने कहा 5 घंटे, तो क्या 5 मिनट आप उनको ये आदत नहीं डलवा सकते कि कोई भी जाप कर ले, नाम स्मरण कर ले? उसमें से जो सेरोटोनिन रिलीज होगा ना, वो किसी भी एडिक्शन को मारने के लिए बहुत ही समर्थ है। वाह। तो मुझे लगता है अब मम्मी पापा, बच्चा जब मे बी मोबाइल मांगा तो वो देने से पहले उसको कह दे कि पहले 1 घंटा तो खेल के आ, 5 मिनट माला जप ले, और उसके बाद में ही मोबाइल मिलेगा। 5 मिनट के 2 मिनट भी जपेगा ना, वो भी अच्छा रहेगा। ओके। लेकिन ये आप बहुत जरूरी है, उनको फिजिकल एक्टिविटी में इंकॉर्पोरेट कीजिए। ये उनके IQ लिए भी अच्छा है, EQ के लिए भी अच्छा है, और SQ के लिए भी अच्छा है। आजकल परीक्षित भाई, जो फोकस बच्चों के अंदर कम होता जा रहा है, माँ बाप ये शिकायत करते हैं, बच्चों भी ये शिकायत करते हैं। हम कई जगह पर, अभी हम अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में प्रवचन देने के लिए गए थे, UCLA में। तो वहां पर
किसी एक प्रोफेसर ने ये प्रश्न पूछा कि आज बच्चों के अंदर फोकस पावर कम होता जा रहा है, कंसंट्रेशन पावर कम होता जा रहा वही है। पूछने वाला था जी, पर ये सीधिया बता पाया तो मैं बता ही देता हूँ। क्योंकि मैंने ये देखा हम्म। कि आप जब भी जैसे अभी आप बता रहे थे तो 2024 का ये रिसर्च है, ये यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, तो आपका मेमोरी पावर एंड फोकस उतना स्ट्रांग है, तो मेरे दिमाग में वही प्रश्न आ रहा था कि यदि ऐसा बच्चों को याद रह जाए ना तो सारे मम्मी पापा मुझे लगता है कि ढेर सारे ब्लेसिंग्स हमें देंगे। देखिए बच्चों कोई भी, यदि आप बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर, जजमेंटल पावर, मेमोरी पावर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी, यदि आप उनके अंदर तेज करना चाहते हैं ना, तो दो तरीके हैं। पहले क्या छोड़ना है और दूसरा क्या पकड़ना है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। दोनों, ओके। ये हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में गए थे, वहां पर भी हम बताया था, और इनफैक्ट ये उन्हीं का रिसर्च है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का ये रिसर्च है कि जब भी कोई इंसान वो कुछ भी एक्टिविटी करता हो, परीक्षित भाई, जैसे हम बोलते हैं, आप खाते हो, आप सोते हो, इवन आप टॉयलेट गए हो, आप पढ़ते हो, कोई भी एक्टिविटी को उठा लीजिए। सोना भी एक एक्टिविटी है, टॉयलेट जाना वो भी एक एक्टिविटी है, खाना वो भी एक एक्टिविटी है। जब आप किसी भी एक्टिविटी के दौरान एक बार भी इस मोबाइल फोन कर पकड़ कर कुछ भी देखते हैं ना, मैसेज पढ़ा नहीं, सिर्फ हाथ में पकड़ा ना, दोबारा आपका कंसंट्रेशन आने में 22 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स लग जाते हैं। तो मान लीजिए कोई इंसान, परीक्षित भाई, आज बच्चों के अंदर नींद भी बहुत कम होती जा रही है। सोते वक्त एक बार भी आपने मोबाइल फोन देख लिया ना, आपको दोबारा डीप स्लीप आने में 22 मिनट्स लग जाएगी। आप कहेंगे मैं तो सो गया हूं, नहीं, आप डीप स्लीप में नहीं जाएंगे, बाह्य रूप से आप सो गए होंगे। आप खाते खाते मान लीजिए एक बार मोबाइल फोन देख लिया परीक्षित है बच्चों ने, तो उनका जो डाइजेशन पावर है ना वो 46% कम हो जाता है सिर्फ खाते वक्त मोबाइल फोन देखने से। ये रिसर्च कहता है। बच्चे कहेंगे हमें तो सब पाचन हो जाता है, तुम्हें ये मालूम नहीं, लेकिन आपका डाइजेशन पावर एटलीस्ट 46% कम हो जाता है। रिसर्च में ये भी पाया गया है परीक्षित भाई, जब बच्चे आजकल बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में भी जब स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं ना, उन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना आने वाले वर्षों में 40 से 50% ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। राइट। आपकी आंतों की, आपकी इंटेस्टाइन्स की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती है और स्टूल को आगे फॉरवर्ड ले जाती है, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी 40 से 50% कम हो जाती है जब आप टॉयलेट में बैठकर मोबाइल फोन्स को देखते हैं। कितना कन्विंसिंग और अथॉरिटेटिव ये रिसर्च है परीक्षित भाई। और इसमें भी आप मान लीजिए, मैंने तो आपको ये सब चीला चालू एक्टिविटी बताई, जब आप पढ़ते हो तब आपने एक बार इसको उठाकर देख लिया, आप सोचते होंगे मैं पढ़ता हूं, 22 मिनट तक आप अपना समय ही बर्बाद करते हो। उसके बाद की 22 की मिनट, फिर 22 मिनट तक फिर से फोकस होगा ही नहीं। और रिसर्च में ये पाया गया है, ये रियल रिसर्च डॉक्यूमेंटेड है। बच्चे जब पढ़ते पढ़ते एक बार मोबाइल फोन देख लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम पढ़ते हैं, लेकिन 22 मिनट्स तक वो जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। मैंने अभी उनको एहसास होगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया, पर एग्जाम में ये भूल जाएंगे क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये रिटेन ही नहीं हो पाया। उनका हिप्पोकैम्पस ये रिटेन ही नहीं कर पाया। इसीलिए जैसे मैंने कहा, खाते वक्त आपने देख लिया मोबाइल, आप तो कहते हैं चलिए मैंने तो देख लिया, पाचन हो गया, सब हो गया, अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, थोड़ा समय जाने दो, फिर आपको डाइजेशन की गारंटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है परीक्षित भाई। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया आपको क्या छोड़ना है, ये महत्वपूर्ण चीज है। वंडरफुल। सो हमने देखा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ है जो छोड़नी है हमें। अब मे बी उसके साथ साथ हमने देखा एक्सरसाइज कर सकते हैं जी। नंबर 2 अपना तप या जब समथिंग कुछ माला घुमाना हो सकता है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ वस्तु जिसे आपके जैसी स्ट्रॉन्ग मेमोरी बच्चों की नहीं। देखिए मैंने आपको बताया जो ऐड करना है, मैंने आपको बताया नाम स्मरण। आप वैसे ही बच्चों को 2-5 मिनट के लिए मेडिटेशन कराइए। ओके। देखिए माँ बाप यहाँ पर ही गलती करते हैं, वो कहते हैं अरे बच्चों को मेडिटेशन, हम नहीं करते, बच्चों को कैसे मेडिटेशन कराए। नहीं, आप जैसे बच्चे 5-5 घंटे मोबाइल फोन को देखते रहते हैं, वो भी मोबाइल फोन का ही मेडिटेशन करते हैं ना, वीडियो गेम्स का ही मेडिटेशन करते हैं ना। आप 5 मिनट के लिए उनके अंदर अच्छा मेडिटेशन करने की आदत डलाइए। उन बच्चों का
आप देखते रह जाएंगे, उनका कंसंट्रेशन पावर 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि किड्स हु प्रैक्टिस 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एवरी सिंगल डे, उनका कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर तो बढ़ता ही है, लेकिन उनका जो इंट्यूशन पावर है ना, जो क्रिएटिविटी के जो लेवल है ना परीक्षित भाई, वो भी 40 से 50% बढ़ जाते हैं। इंट्यूशन पावर माने मैं क्या बात करता हूँ जानते हो, आप बच्चों के अंदर ये पहले से मालूम पड़ जाता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। ये पावर डेवलप करना बहुत, इट्स लाइक ओपनिंग योर थर्ड आई। आपको पहले से आपका इंट्यूशन कह देता है कि ये मेरे लिए भविष्य में खराब होगा, ये अच्छा होगा। वाह। तो ये मेडिटेशन करने से बच्चों के अंदर ये इंट्यूशन पावर जागृत हो जाएगा। फिर आप देखिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विवेक शक्ति। ये करना है, ये नहीं करना है। नॉलेज से भी ये महत्वपूर्ण चीज है, विवेक होना। तो बच्चों के अंदर ये इंट्यूशन, ये विवेक पैदा हो जाता है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, और ये मेडिटेशन से जागृत होता है। आई थिंक ऑक्सफोर्ड का ही शायद मैं रिसर्च पढ़ रहा था, जहाँ पर था कि जो भी बच्चे मेडिटेशन करते हैं उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। वहां पर ही जाने वाला था। और आई थिंक वही है जो सही और गलत के बीच में भेद को दर्शाता है, समथिंग कुछ। तो मैं वहां पर ही जाने वाला था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही रिसर्च है। उन्होंने 5000 किड्स जो है ना, टीनेजर्स, उन पर ये रिसर्च किया था। ओके। उनको हर दिन 5 मिनट के लिए मेडिटेशन और नाम स्मरण, जाप मर्डर, कोई भी भगवान का किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं। 3 महीने रिसर्च के पहले और 3 महीने के बाद जो नतीजे आए वो उन्होंने शेयर किए, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी आप पढ़ सकते हैं। 3 महीने के बाद जो बच्चे बस 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करते थे ना, उनका जो जजमेंटल पावर था ना, वो 65% बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने जो बताया, हमारे दिमाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता क्या है? हमारी डिसीजन मेकिंग पावर में इन्वॉल्व होता है। तो वो सबसे ज्यादा जागृत हो जाता है। और रिसर्च में ये पाया गया है, आज इलॉन मस्क को आप उठा लीजिए, मुकेश अंबानी को आप उठा लीजिए, कोई अच्छे संत हो, कोई अच्छे बिजनेसमैन हो, कोई भी फील्ड में जो जितने ऊंचे दर्जे पर गया है ना, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना ही ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। तो ये बच्चों के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 13 साल की उम्र से पहले ही मेडिटेशन उनको जागृत कर देता है। तो मेडिटेशन की आप प्लीज 5 मिनट आदत डालें। बिल्कुल। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सो हमारी पहली बात चल रही थी समय जी। समय से फिर हम स्क्रीन पे चले गए, और स्क्रीन के लिए क्या नहीं और क्या सही जी, वो सारी चीजें हमने जानी। नाउ अब सेकंड एस पे यदि हम आगे बढ़ पाए स्वामी जी, तो वो था बच्चे को समझना। आप बच्चों को समझिए। देखिए, मैंने आपको जो कहा परीक्षित भाई, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि माँ बाप उनको समझने से पहले उनको समझाना शुरू कर देते हैं। माँ बाप की गलती क्या होती है? वो बच्चों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। तू तो पनौती है, तूने हमारे घर पे जन्म लिया, वही सबसे हमारे लिए सबसे बड़ा बर्डन है। अभी फिर कई बार मम्मी बोलती है, मैंने तुझे पैदा ही क्यों किया? मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं अमेरिका में था, मैं फ्लोरिडा में था। वहाँ पर एक ऑरलैंडो करके एक शहर है, तो वहाँ का जो 18 साल का एक लड़का था, उसका मेरे पर फ़ोन आता है। ये रियल बात मैं आपको बताता हूँ, ऑरलैंडो की है। उसका रात को वहाँ के 10 बजे का समय था, हम एक जगह पर थे और उसका फ़ोन आता था। मैं एक जगह पर बैठा था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, 3-4 बार उसका फ़ोन आया। उसने कहा इमरजेंसी। फिर मैंने वो उसका टेक्स्ट मैसेज पढ़ा, मैंने फ़ोन तुरंत उसको कहा। फिर वो कहता है, स्वामी जी मुझे अभी हाल आत्महत्या करना, आई एम फीलिंग लाइक आई शुड कमिट सुसाइड। इंग्लिश में मेरे साथ बात कर। आई टोल्ड हिम, व्हाई डू यू प्लान ऑन कमिटिंग सुसाइड? अभी ये लास्ट विजिट जो आपकी ये शायद 2 महीने के अंदर की ये घटना है। 2 महीने भी नहीं हुए, नवंबर के पहले वीक की है, तो 1 महीना ही हुआ। स्वामी जी, आई फील लाइक कमिटिंग सुसाइड। आई टोल्ड हिम व्हाई? ही सेड, माय पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स इंडिया के हैं, गुजरात से ही है, तो वो कहते हैं कि माय पेरेंट्स मेक मी फील वर्थलेस एवरी सिंगल डे। जब भी मैं रात को जगता हूँ और सुबह में मैं वो मासूमियत से बता रहा था, स्वामी जी मैं हर दिन 7:30-8 बजे सुबह में उठता हूँ। मेरी कमजोरी है ओके, लेकिन हर दिन मेरे माता पिता मुझे टॉर्चर ही करते रहे। तो पनौती है, इंग्लिश में मुझे कह रहे थे कि तू तो हमारे परिवार की बोझ है, इससे अच्छा होता तू मर जाता।
ऐसा बोलते बोलते उसके माता पिता ने ऐसा एक सेंटेंस कह दिया था। तो वो बच्चा मुझे कह रहा था, स्वामी जी सिंस पास्ट 2 years आई एम लिसनिंग ऑल दिस एंड नाउ आई फील लाइक कमिटिंग सुसाइड राइट नाउ। तो मैंने कहा क्यों बेटा? फिर वो लड़का एक शब्द बोलता है, स्वामी जी माई पेरेंट्स हैव किल्ड माई रिस्पेक्ट इन देयर हार्ट्स। उनके हृदय में मेरे प्रति कोई आदर भाव ही नहीं बचा, तो मुझे जिंदगी जीने से क्या मतलब है। अब देखिए गलती बच्चे की ही थी, मैं नहीं कहता कि वो लेजी था, वो खुद मुझे बता रहा था, स्वामी जी मैं लेजी हूँ, मैं 8 बजे उठता हूँ हर दिन, इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं। लेकिन वो बच्चा फिर क्या कहता है, क्या मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाने का यही एक तरीका उनको अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा टॉर्चर ही करते रहे, मेरा टॉर्चर ही करते रहे। बच्चे गलती जरूर करते हैं, लेकिन क्या टॉर्चरिंग ही एक तरीका है उनको सुधार लाने का? तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, वो बच्चा वो लड़के ने मुझे बताया, स्वामी जी यदि एक बार भी मेरे माता पिता मुझे पूछते ना बेटा तू लेट क्यों उठता है, तो मुझे ऐसा लगता कि वो मेरी परिस्थिति को कुछ समझना चाहते हैं। एक बार भी ऐसा नहीं पूछ। तो बच्चों को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या होती है, माता पिता आप मुझे थोड़ा तो समझिए, भले ही मैं गलत हूं आप मुझे थोड़ा तो समझिए। मैं आपको परीक्षित भाई बताता हूं, पेरेंटिंग का सबसे आप कब कह सकते हैं कि आप सक्सेसफुल पेरेंट हो, मान लो यदि आपका बच्चा, आप उनकी गलत में से गलत आदत, गलत में से गलत स्वभाव, गलत में से गलत गलती, इस दुनिया की सबसे भयंकर गलती भी बिना हिचकिचाहट महसूस किए यदि आपको कह सकता है, ओपनली कह सकता है, और आप भी उसको आश्वस्त कर सकते हैं बेटा इस उम्र में ये गलती होती है, हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब हमारे जीवन में भी ऐसी गलतियां होती थी, तो इसमें से जो सीखना है वो सीख ले, बाकी तू चिंता मत कर, दुनिया अभी तक कुछ नहीं हुआ तो सुधार ला सकता है, मैं तेरे साथ हूं। यदि आप माता पिता होने की जगह पर इतना कह सकते हैं ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप एक सक्सेसफुल पेरेंट हो। और आई थिंक मुझे लगता है जो हर 1 घंटे में बच्चा सुसाइड करता है, पूरे साल में 12,000 लोग सुसाइड करते हैं जी। मुझे लगता है आपका ये जो समझने वाला सेकेंड एस ऑफ पेरेंटिंग, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, यदि सारे मम्मी पापा अपनाएं तो मुझे लगता है हम ढेर सारे सुसाइड को भी रोक सकते हैं। इससे मैं आगे परीक्षित भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। पेरेंटिंग में अक्सर माता पिता गलती क्या करते हैं जानते हो, वो बच्चों की परवरिश में 3 भूमिकाएं ले लेते हैं। या तो वो बच्चों के मालिक बन जाते हैं, जब आप मालिक बन जाते हैं ना तब आप उन पर अथॉरिटी जमा देते हैं कि मैंने जिन बच्चों को जन्म दिया उन पर 100% हमारा अधिकार है। हालांकि बच्चे कभी भी ये आपको अधिकार देते नहीं है, आप ले लेते हो अधिकार को। बच्चे कभी भी ये नहीं कहते आप हमारे माँ बाप है इसलिए आपको 100% अधिकार है, माँ बाप मान लेते हैं। और जब माँ बाप अधिकार से बच्चों पर काम करते हैं ना तब बच्चों को ये कतई पसंद नहीं होता। तो माँ बाप को बच्चों के मालिक नहीं बनना, माली बनना है। वाह वाह। जैसे गार्डनिंग करते हैं ना, माली कभी भी गार्डन पर अधिकार नहीं जमाता। वो गार्डन को संवारने का काम करता है, साफ सुथरा रखता है, उसकी परवरिश करता है, फ्लावरिंग करता है, उसको पानी पिलाता है गार्डन को, लेकिन अधिकार नहीं रखता। और मालिक क्या करेगा, ये सब मेरी हुकूमत में है, ये पूरा गार्डन मेरी हुकूमत में है। तो माँ बाप की सबसे बड़ी गलती ये होती है वो मालिक बन जाते हैं। आपको मालिक कभी नहीं बनना, माली बनकर बच्चों की परवरिश करने, ये सबसे पहली गलती। दूसरी गलती क्या होती है परीक्षित भाई, माँ बाप बच्चों के टीचर्स बन जाते हैं। आपको टीचर नहीं बनना भैया, उनको हर एक क्लासरूम में हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स है ही। आप जैसे ही घर पे आते बेटा ये होमवर्क किया, ये किया, एग्जाम्स में कितने मार्क लाया, ये सब क्यों किया, आप उनके साथ मार्क्स और ग्रेड्स की बात कम करो घर पे। मैं नहीं कहता न करो पहले जो चीज की प्रायोरिटी देनी है वो दीजिए आप। इसलिए टीचर्स भी आपको नहीं बनना। बच्चे न तो आपको टीचर्स के रूप में देखना चाहते हैं, ना ही ऑथोरिटेरियन के रूप में देखना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे तो क्या बनना है। तो अब गलती क्या करते हैं माँ बाप, बच्चे उनके साथ फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है, आपको बच्चों के फ्रेंड्स भी नहीं बनना। आपको अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों के साथ आपको उनका फ्रेंड्स नहीं बनना, आपको उनका साथ थोड़ा फ्रेंडली बनना है। अच्छा, फ्रेंड्स नहीं बनना, फ्रेंडली बनना है। ओके,
समझ तो रहे हैं मेरी दोनों बात को? दोनों में क्या फर्क रह सकता बहुत है? फर्क है। ओके। देखिए जब आप फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, हाँ, हाँ। तब वो आपको अपने समान ही मान लेते हैं। ये भी पिताजी भी मेरे साथ मेरे जैसे ही ये हम्म, इसके एडिक्टेड है, इसके एडिक्टेड है। लेकिन जब आप फ्रेंडली बनते हैं ना, तो बच्चे आपको माँ बाप के दर्जे से ही देखते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं पिताजी मेरे फ्रेंड जैसे है, तो वो उनकी बात आपको बखूबी शेयर करेंगे। करेंगे। आपको मित्र नहीं बनना, मित्रवत बनना है, मित्र जैसा व्यवहार करना है, व्यवहार करना है। मित्र नहीं बन जाना, दोस्त नहीं बनना, हम्म, दोस्ताना करना है उनके साथ। हम्म, तो ये परीक्षित भाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए इस दुनिया में बच्चों की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि हमें माँ बाप का प्रेम मिले, प्रेम मिले। मित्र का प्रेम मिले, टीचर्स का प्रेम मिले, एक गार्डियन का प्रेम मिले, ऐसा नहीं। बच्चे आपको न तो मित्र के रूप में देखना चाहते हैं, ना ही कोई टीचर्स के रूप में देखना चाहते हैं, आपको माँ बाप के रूप में ही देखना चाहते हैं, और वो भी एक आइडियल माँ बाप के रूप में। तो आप एक आइडियल माँ बाप बनो, आइडियल फ्रेंड मत बनो। फ्रेंड्स ऐसे उनको हजारों मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती पेरेंटिंग में होती है। राइट। वंडरफुल, एक्सीलेंट। सो ना मुझे लगता है हमने समय को समझा जी, बच्चे को समझने को समझा, और उसके अंदर भी जो गलती होती है कि मालिक नहीं माली बनना है जी, और उसके बाद में हमने लास्ट वाला फेज समझा। नाउ थर्ड एस की ओर हम आगे बढ़े जी। तो थर्ड एस ये है स्वीकार करना बच्चे का। तो इसमें परीक्षित भाई मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, दो किस्म की माताएं होती है, एक है मक्खी मम्मी और एक है मधुमक्खी मम्मी। ओके। तो मक्खी का काम क्या है? पूरे उद्यान में जहां पर कूड़ा होगा, जहां पर डस्ट होगा, जहां पर जितनी भी गंदगियां होगी, मक्खी कहाँ पर जाके बैठेगी? वहीं पर जाकर गंदगी के ऊपर ही जाकर। और मधुमक्खी क्या करेगी? हनी भी जो होती है वो फूल के ऊपर जाती है, जहां पर सुगंध होगा, महक होगी, पूरे उद्यान में जो कुछ भी अच्छी चीज होगी ना, वहां पर जाके ही मधुमक्खी जाके बैठेगी। और मक्खी पूरे उद्यान में जहां पर कूड़ा होगा, कचरा होगा, वहां पर जाके ही बैठेगी। तो माताएं भी दो किस्म की होती है। जो मक्खी मम्मी होती है वो क्या करेगी? अपने बच्चों के अंदर जितनी भी गलत आदतें होगी, गलत स्वभाव होगा, गलत कोई भी चीज होगी ना, उसको पकड़कर सबके हाईलाइट में लाती रहेगी। और मधुमक्खी मम्मी क्या करेगी? अपने बच्चे के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें होगी, जितनी भी नायाब चीजें होगी, जितनी भी स्किल्स डेवलप कर सके ऐसी चीजें होगी ना, उसको वो हाईलाइट करके बच्चों को उसी चीज के लिए प्रेरित करेंगी। मैं आपको समझाता हूँ। मक्खी मम्मी क्या होती है? CDO यानी कि चीफ डिस्करेजिंग ऑफिसर। उसको डिस्करेज ही करती रहेगी। ये तू नहीं कर पाएगा, तेरी हासियत नहीं है, तेरे अंदर ये स्किल नहीं है। और मधुमक्खी मम्मी क्या CEO होती है, वो चीफ एंकरेजिंग ऑफिसर होती है। वो उसको कोई भी चीज के लिए एंकरेज ही करती रहेगी। मक्खी मम्मी क्या होती है? CCC होती है। वो कंपेयर, क्रिटिसाइज करेगी, या फिर उसको किसी भी तरीके से वो कंपेयर करती रहेगी, उसको कॉन्ट्रास्ट करती रहेगी, या फिर उसको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। मक्खी मम्मी का काम ही यही है कि उसको किसी भी तरीके से कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट और क्रिटिसाइज ही करती रहेगी। तो ये मधुमक्खी मम्मी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मक्खी मम्मी क्या होती है जानते हो? वो हमेशा बेटा ये कहेगा कि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है। तो मक्खी मम्मी क्या करेगी? तेरा मैथ्स कमजोर है, पहले मुझे तुझे मैथ्स का ट्यूशन लगवा दे तू। तो स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित नहीं करेगी, मैथ्स में लगा देगी। कमजोरी है वहां पर फोकस है। और मधुमक्खी मम्मी क्या करेगी? बेटा तू स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है ना, चल आज से मैं तुझे स्पोर्ट्स अकादमी में भेजती हूँ, ताकि तू स्पोर्ट्स भी अच्छी तरह से खेल सके। मक्खी मम्मी क्या कहेगी? बेटा कहेगा मुझे शेफ बनना है। मक्खी मम्मी क्या कहेगी? अरे ये रसोई बनाना वो तो बहनों का काम है, महिलाओं का काम है, तूने थोड़ी चूड़िया पहन कर रखी है। मधुमक्खी मम्मी क्या कहेगी? बेटा नो जॉब इज बिगर और स्मॉल। इस दुनिया में जितनी भी 5 स्टार्स होटल है उसमें से अक्सर शेफ्स मेल्स ही होते हैं, और वो एक डॉक्टर इंजीनियर से भी ज्यादा कमाते हैं। तो मधुमक्खी मम्मी क्या करेगी? उसको उस स्किल के लिए प्रेरित करेगी। मक्खी मम्मी नेगेटिव पनिशमेंट देती है,
और मधुमक्खी मम्मी पॉजिटिव पनिशमेंट देती है। पॉजिटिव। मक्खी मम्मी क्या करेगी, बेटा गलती करेगा तो उसको मारेगी, लताड़ेगी, डांटेगी। मधुमक्खी मम्मी क्या कहेगी, बेटा तूने ये गलती की है तो आज शाम तक इस किताब में से 5 पेज पढ़कर तुझे मुझे इसका एसेंस कहना है। उसको ऐसी कुछ पनिशमेंट देगी जिसमें कुछ लर्निंग एलिमेंट होगा, जिसमें से बच्चे का माइंड डेवलप होगा। और मक्खी मम्मी क्या करेगी, उसको मारेगी, डांटेगी। मधुमक्खी में ऐसा कहेगी, बेटा गीता जी के इस अध्याय में से एक पेज पढ़ना है, बेटा इस किताब में से एक पेज पढ़कर मुझे सार कहना है। मक्खी मम्मी क्या करेगी, नेगेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगी। बेटे का फोन आएगा माँ पर, माँ जॉब पर है, माँ तू कब आएगी, अरे बार बार फोन क्यों करता है, सुना ना तो मैं जॉब पर हूँ, 5 घंटे के बाद आओगी। और मधुमक्खी मम्मी क्या कहेगी, बेटा अच्छा हुआ तुमने मुझे याद किया, मैं आधे घंटे में फ्री होकर जैसे ही मेरी ब्रेक पड़ती है मैं तुरंत तुम्हें फोन करेगी। तो ये पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगी। वाह। सो आई थिंक जो मुझे रहेगा आपका जो कंसेप्ट बहुत पावरफुल, कि पनिशमेंट तो मे भी शायद देना ही पड़ेगा, बट वो हम नेगेटिव नहीं पॉजिटिव तरीके से दें, जिसमें कुछ लर्निंग का एलिमेंट हो। उसको भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ने के लिए दे दे, तो आई थिंक मुझे ये लगता है उससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती। मैं इस पर आपको एक बहुत ही नायाब एग्जांपल देता हूँ। अफ्रीका में कई देशों में आज भी ये प्रथा चलती है जिसका नाम है उबुंटू प्रोसेस। उबुंटू, हाँ ओके। अब वो प्रोसेस में ये हर एक माँ बाप के लिए सुनने जैसा एग्जाम्पल है। अफ्रीका में हो रहा है परीक्षित भाई, जब 1 से 18 साल के बच्चों के लिए यहाँ पर ये प्रोसेस की जाती है। जब कोई भी बच्चा कुछ गलती करता है ना, मान लीजिए उसने चोरी की, मान लीजिए वो गलत शब्द अपशब्द बोल गया, गालियां बोली, मान लीजिए उसने किसी का अपमान कर दिया, तेरा कोई भी गलती जब बच्चे ने की ना, तो अफ्रीका के इस गरीब गांवों में क्या होता है, वो बच्चे को एक पनिशमेंट दी जाती है। ओके। उस बच्चे को बुलाया जाता है। गांव के अंदर इतनी ज्यादा वो लोग भी नहीं रहते, पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा 500-600 गाँव। हाँ, पूरे गांव के बीच उस बच्चे को बुलाते हैं। कस्बा हम कह सकते हैं। वहां पर बुलाते हैं और 2 दिन और 2 रात तक एक जगह पर उस बच्चे को रखते हैं। अब हम सोचते होंगे क्या पनिशमेंट देते होंगे उसको। पनिशमेंट में ये देते हैं, 3 पनिशमेंट देते हैं उसको। पहले तो वो जो लोग उसको गांव में पहचानते हैं, उनके मित्र भी हो सकते हैं, उनके परिवार के लोग भी, उनके रिश्तेदारी भी हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सब उसको बुलाते हैं। और पहले उस बच्चे के सामने वो बच्चे ने आज तक जो अच्छे काम किए हैं ना, वो उस बच्चे को सुनाए जाते हैं। क्या बात है कि तूने ये तो गलत किया था, लेकिन हम वो बोलते हैं, गांव के जो सरपंच होते हैं ना, उसके सामने ये सब बोलते हैं कि इसने आज से 1 साल पहले इस लड़के की सहायता की थी। वो ब्रेकफास्ट में उसके माताजी ने उसको अपना टिफिन दिया था, उसने वो टिफिन दूसरे बच्चों को खिला दिया। उसने जितने भी अच्छे सत्कर्म किए हो ना, अच्छे काम किए हो ना, वो सब बताएंगे। वो पूरे गांव को सुनाया जाता है और उस बच्चे को भी सुनाया जाता है। ये पहला पनिशमेंट। दूसरा पनिशमेंट क्या दिया जाता है, उसके अंदर जो स्किल्स है ना, वो उसको सुनाई जाती है। कि वो सरपंच को कहते हैं, गांव का जो मुखिया होता है, कि भले उसने ये गलती की, लेकिन उसके अंदर पढ़ने की स्किल अच्छी है, उसके अंदर स्विमिंग करने की स्किल अच्छी है, उसके अंदर बोलने की स्किल अच्छी है। वो स्किल्स उसको सुनाई जाती है। पहले क्या, उसके सत्कर्म अच्छा है, दूसरी उसकी स्किल्स जो अच्छा है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उसके अंदर जो संभावना है ना फ्यूचर के लिए, वो उसको सुनाई जाती है। मान लीजिए अभी उसने भले ही चोरी की, उसको रियल जो संभावना है, ये भविष्य में बड़ा डॉक्टर बन सकता है, ये भविष्य में एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप की तो स्किल है ही, लेकिन गलत जगह पर अभी इस्तेमाल करता है। ये एक अच्छा एनवायरमेंटलिस्ट बन सकता है, अच्छा ये बन सकता है, अच्छा संत बन सकता है, अच्छा ये बन सकता है। ऐसी उसके अंदर जो संभावनाएं है ना, सारी की सारी, वो उसको 2 दिन के लिए सुनाई जाती है। आप आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वहां जाकर रिसर्च किया था कि उस गांवों के अंदर जहां पर ये उबुंटू प्रोसेस अपनाई जाती है, ऐसा नहीं कि उनको अपनी गलतियों के बारे में वो फीलिंग नहीं कराई जाती है, सब करवाया जाता है, लेकिन उनके अंदर जो संभावनाएं है, जो सत्कर्म करते हैं, पहले उनको दे मेक देम फील वर्दी। तो उससे मुझे लगता है, जो आपने वो बच्चे के बारे में बताया था कि जो सुसाइड कर रहा था, क्योंकि उसको अपनी सेल्फ वर्थ फील नहीं हो रही थी जी। तो आई थिंक यहाँ पर ये बच्चे को सुधारा तो जाएगा, बट
वो पॉजिटिवली सुधरेगा, सेल्फ वर्थ के साथ सुधरेगा वो। जी। तो रिसर्च में ये पाया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि यहाँ पर जहाँ पर उबुंटू प्रोसेस अपनाए जाते हैं ना, वो बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं इस इवेंट के बाद। रिसर्च में ये भी पाया गया है जिन बच्चों ये प्रोसेस से गुजरे हैं ना, फिर वो बच्चे दोबारा वो गलती 2% से लेस की संभावना के साथ करते हैं। वो गलती दोबारा रिपीट होने की स्कोप ही नहीं होती, बहुत कम हो गया, बहुत रहे, बहुत कम हो गया। बहुत कम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मधुमक्खी मम्मी होने के नाते आप अपने बच्चों के अंदर, उनके अंदर जो सत्कर्म की भावना है, जो स्किल्स है, जो एनर्जी लेवल से आप उनको याद ही दिलाओ। जैसे हनुमान जी को जामवन जी ने याद ही दिलवाई थी, आप समुद्र पार कर सकते हैं, आप जामवन जी का काम कीजिए। हनुमान जी आपके घर पे है ही, लेकिन आप जामवंत बनिए उनके लिए। बनिए। वंडरफुल वंडरफुल जी वंडरफुल, परीक्षित। बहुत बढ़िया। सो हमने समय, फिर समझना, फिर स्वीकार करना, और नाम आता है संस्कार, जी राइट, चौथा एस। तो स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि आज के समय में कौन से 4 या 5 संस्कार बच्चे को देने ही चाहिए? कुछ भी हो जाए, पर मम्मी पापा की टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी मैं चाहिए। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यस। वैसे तो ये 3-4 घंटे का टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले तो संस्कार में लोग ये भूल जाते हैं, आप उनको मातृभाषा सिखाइए। क्योंकि बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज के साथ बहुत कनेक्टेड है। अब ये रिसर्च में पाया गया है परीक्षित भाई, ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही रिसर्च है, जिन बच्चों को अपनी मातृभाषा पहले 5th ग्रेड तक, यानी कि 5th स्टैंडर्ड तक नहीं सिखाई जाती, और सीधे उनको यदि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का एक्सपोजर करवाया जाता है ना, तो उस बच्चों की न तो फॉरेन लैंग्वेज बहुत ही स्मार्ट होती है, और ना ही मदर टंग उनकी पावरफुल होती है। अच्छा, तो एक भी लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हो पाती। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो? आजकल माँ बाप अपने बच्चों को छोटी उम्र से इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। मैं ये नहीं कहता आप इंग्लिश मत सिखाओ, आप बिल्कुल सिखाइए। इंग्लिश एक नेशनल, आज पूरी दुनिया में लोग बोलते हैं, सिखाइए, लेकिन सबसे पहले उनको मदर टंग सिखाइए। मदर टंग, ओके। आप देखिए, गुजरात का बच्चा गुजरात में ही पैदा होता है तो उसको गुजराती सिखाइए। जो महाराष्ट्र में जो पैदा है उसको मराठी सिखाइए। केरल में उसको आप मलयालम सिखाइए। जिन जिन एरिया की जो जो लोकल भाषा है, वो सबसे पहले आप उसको एक्सपोजर दीजिए, फिर आप फॉरेन लैंग्वेज का एक्सपोजर कराइए। रिसर्च में ये पाया गया है, जिन बच्चों की मदर लैंग्वेज इतनी पावरफुल होती है ना, वो फॉरेन लैंग्वेज भी आसानी से सीख सकते हैं। और इतना ही नहीं, बच्चों का संस्कार जो है ना, वो मदर टंग के साथ बहुत ही मायने रखता है। अब हम क्या कहते हैं कि आज तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है। भैया, माँ बाप को ये मालूम भी नहीं है, इस दुनिया के 75% पॉपुलेशन को इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। इस दुनिया में 195 जितने कंट्रीज है, उसमें से सिर्फ 1/4 कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है। इस दुनिया में 6,912 लैंग्वेजेस है, इंग्लिश उसमें से सिर्फ एक लैंग्वेज है। इस दुनिया की 75% ऑफ द कंट्रीज में फर्स्ट लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं है। तो हम यूं ही पागल होते जा रहे हैं इंग्लिश के पीछे। मैं रिपीट करता हूं, मैं ये नहीं कहता इंग्लिश मत सिखाओ, बिल्कुल सिखाइए, लेकिन पहले मातृभाषा में फ्लुएंटली बोलना और लिखना सिखाइए। तो ये संस्कारों का सबसे पहला हिस्सा है। सो आई थिंक, मुझे लगता है ये मम्मी पापा के लिए भी महत्वपूर्ण है, बट एट द वेरी सेम टाइम स्कूल वाले लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा लेसन है। स्कूल में क्या होता है परीक्षित भाई? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, ऐसे ही शब्द सिखा। आप कभी कभार उनको जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, ऐसे प्रणाम, ऐसे ग्रीटिंग्स भी सिखाइए ना। देखिए, जब आप प्रणाम बोलते हैं तो आपका सिर झुकता है, वहां से ही विनम्रता सिखाई जाती है। नमस्ते है, प्रणाम, नमस्ते है, प्रणाम है, और हम क्या कर देते हैं? सीधे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो पहले मातृभाषा अच्छी तरह से सिखाइए। दूसरी चीज मैं आपको शॉर्ट में ही बताता हूँ। दूसरी चीज, आप उनको स्ट्रगल्स को कैसे हैंडल करना है वो सिखाइए। माँ बाप अपने बच्चों की जहन में स्ट्रगल्स को कैसे हैंडल करना वो कभी सिखाते ही नहीं। स्ट्रगल्स नाम सुनते ही दूर हो जाते हैं। इससे भी आगे आप उनको फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है वो सिखाइए।
कैसे सिखा सकते माता हैं? पिता अपने बच्चों को उनकी जहन में सफलता 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 ये शब्द इतने डाल देते हैं परीक्षित भाई, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को सक्सेसफुल ही देखना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जिसने निष्फलता को न देखी हो? एक भी इंसान आप मुझे दिखाइए, वो अपने करियर के दौरान। सफलता 2 मिलेगी तो निष्फलता 8 मिली होगी, तभी 2 सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले आप उनको फेलियर्स को कैसे हैंडल करना वो सिखाइए, फिर वो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। वाह, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। टीच देम हाउ टू हैंडल फेलियर्स, हाउ टू हैंडल स्ट्रगल्स। आप उनको मातृभाषा सिखाए, और अंत में आप उनको ये 5-6 चीजें मैं कहता हूँ सिखा दीजिए। सबसे पहले हम वो जाने उससे पहले फेलियर को हैंडल करने के लिए और कोई तरीका हो सकता है, 1 या 2 कोई तरीके, यदि आप माता पिता को बताना चाहें? जी बिल्कुल परीक्षित भाई, देखिए फेलियर को हैंडल करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों के अंदर परमात्मा के प्रति दृढ़ आस्था डलवाइए। स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउंड फेथ इन गॉड। मैं आपको ये जरूर कहता हूँ, रिसर्च में ये पाया गया है, ये अमेरिकन जुवेनाइल सिस्टम का ये रिसर्च है, जिन बच्चों के अंदर छोटी उम्र से भगवान के प्रति आस्था क्रिएट की जाती है, उन बच्चों के पेशेंस और टॉलरेंस लेवल्स बहुत हाई होते हैं। ओके। इसलिए कोई भी सेटबैक्स को हैंडल करने के लिए ऊपर वाले पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ये भी एक संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप उनको परमात्मा के प्रति आस्था डेवलप करवाइए। ये मैं आपको एक मॉन्क होने की वजह से आपको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। और आई थिंक उसके कारण ऑक्सीटोसिन वगैरह में भी कुछ फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल, जब आप भगवान पर विश्वास रखते हो ना, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, जितने भी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो 7वें आसमान पर होते हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल, इसलिए आप परमात्मा की आस्था उनके अंदर दृढ़ रूप से क्रिएट करवाइए। आप भले उनको ये कहे कि बेटा हर दिन तुझे मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन कोई भी करे तो पहले परमात्मा पर विश्वास रख। वो जो कुछ भी करते हैं वे तेरी अच्छाई के लिए ही करते हैं। ये ज्ञान आप उनके अंदर ठसक कर डाल दीजिए। डाले। वंडरफुल। और अंत में परीक्षित भाई 5-6 चीजें मैं आपको बताऊं। बच्चों के अंदर आप पहले से कृतज्ञता का ज्ञान दें, हाउ टू बी ग्रेटफुल। ये पहला ज्ञान। दूसरा, विनम्रता सिखाइए, टीच देम हाउ टू से सॉरी। उनको अपनी गलती का एहसास कराना सीखिए। आज अक्सर बच्चे अपनी गलती का न तो एहसास कर सकते और ना ही किसी को ये कह सकते ये मेरी गलती थी, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो आप उनको विनम्रता सिखाइए। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए विनम्र होना बहुत जरूरी है। अक्कड़ होने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो कृतज्ञता सिखाइए, विनम्रता सिखाइए, उदारता सिखाइए आप उनको, कि सेल्फिशनेस ही नहीं, एल्ट्रुइज्म सिखाइए कि बेटा दूसरों की मदद करना। आज का दुर्भाग्य की बात है, अक्सर माता पिता अपने बच्चों के अंदर सेल्फिशनेस की ही बीब होते हैं। बेटा हमें ये करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें ये ऐसा जीना है, सक्सेस। आप उनके अंदर ये तो संस्कार डालिए, बेटा यदि तू किसी गरीब को देख तो हो सके इतनी मदद कर। आप उनको उदारता सिखाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। चौथी चीज मैं आपको बताता हूँ, आप उनको गुणग्राहिता सिखाइए, यानी कि गुणग्राहिता। यस, ओके। सबके अंदर पॉजिटिव देखने की आदत डलवाइए आप। ओके। मान लीजिए हर एक इंसान के अंदर दोष भी होते हैं और सद्गुण भी होते हैं। आप उनको ऐसा होमवर्क दीजिए कि बेटा आज तूने 5 ऐसी चीज बता जो अच्छी चीज सीख कर आया हो। माँ बाप बच्चों को यही पूछे, बेटा तूने ये होमवर्क किया ये एग्जाम्स में। आप उनको कभी ये पूछा, बेटा आज तूने 2 आदमी में से कोई अच्छी चीज सीखा हो मुझे बता। What did you learn something positive from someone else? Right. ये होमवर्क आप उनको फ्रेंड से, टीचर से, दुनिया से, कहीं पर से आज तू 2 व्यक्ति में से कोई अच्छी चीज सीख कर आया हो वो मुझे बता। हमारे पेरेंट्स हमें ऐसा असाइनमेंट दे देते कि आज शाम को तूने 2 इंसान ऐसा बता जिसमें से तू कुछ भी सीख कर लाया हो। वो कोई भी चीज हो सकती है। वो अमेरिकन भी हो सकता है, ब्रिटिशर भी हो सकता है, किसी भी इंसान में से आप तू अच्छी चीज सीख कर लाया हो वो बता। ये चीज आपको बच्चों के अंदर डेवलप करानी पड़ेगी। ये आप जो पूछ रहे थे ना, पहले 5 साल के अंदर ये चाइल्ड डेवलपमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप उनको ऐसी आदत डलवाइए कि वो जब भी किसी इंसान को देखे ना तो कुछ अच्छा इम्बाइब करके आए, और सामने वाले की कमजोरी ना देखे, खूबी देखे। जी, खूबी देखे। मैं आपको परीक्षित भाई इस पर भी एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। एक पिताजी के ही 2 बच्चे थे। अभी हम गए थे सुरेंद्र नगर एरिया में।
वहां पर पिताजी 2 बच्चे थे, एक बहुत संस्कारी, दोनों बहुत रईस है, एक बहुत संस्कारी है लेकिन एक आज शराबी बन गया है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क, पैसे दोनों के पास है, दोनों में जमीन आसमान। जो अच्छा था ना, उसको मैंने पूछा कि तुम्हारे अंदर इतने संस्कार से इसका कारण क्या है? वो बहुत ही मुस्कुराहट देता है और मुझे कहता है कि पिताजी। तो मैंने तो सोचा कि उनको पिताजी को मिलना होगा। मैंने कहा बेटा तेरे पिताजी से मुझे बात करा दे। वो कहते हैं स्वामी जी बात आप रहने दीजिए, बात करने की जरूरत नहीं है। Okay. तो मैंने उसको पूछा क्यों? तो कहता है कि तेरे अंदर जो कुछ भी अच्छाई आई है वो पिताजी की बदौलत आई है। वो कहता है इस समय पिताजी बहुत शराब पीते हैं, बहुत इवन ड्रग्स भी लेते हैं, ये सब खराब आदतें, पान मसाला गुटखा। तो मैंने उनके जीवन में से ये सीखा है यदि मुझे सक्सेसफुल बनना है तो इन सब चीजों से अपने आप को परहेज रखना है। वाह वाह वाह। तो उसने भी उसके पिताजी के अंदर से कौन सी चीजें सीखी? जो अच्छी हो सकती है। जो अच्छी मने क्या कि मुझे ये सब नहीं करना, वो भी आपने पॉजिटिव ही लिया ना? पॉजिटिव लिया। वेरी गुड वेरी गुड। और दूसरे बेटे को उसको भी मैंने पूछा तेरे अंदर ये शराब पीने की आदत कहाँ से आई? वो कहता है पिताजी। पिता एक ही है बट उसमें सीखते क्या है वो आप खुद के ऊपर निर्भरित है। रियल इंसिडेंट में आपको बताता हूँ, दोनों बेटे ने कहा, दोनों ने पिताजी में से ही सीखा, एक ने पॉजिटिव सीखा, एक ने नेगेटिव सीखा। एक ने तो नेगेटिव में से भी पॉजिटिव सीखा। कितना पावरफुल होगा। वाह वाह। तो ये है, आप अपने बच्चों को गुणग्राहिता सिखाइए। संस्कृत में इसको गुणग्राहिता कहते हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे आप हर एक के अंदर से पॉजिटिव चीज से ढूंढ कर लाइए, पॉजिटिव देखना शुरू करें। और आप बच्चों के अंदर ये असाइनमेंट दीजिए उनको कि बेटा आज तू 2 ऐसे इंसान बता जिसमें से तू कुछ भी सिखाओ। ओके। इंसानी घटना भी हो सकती है, इंसिडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनके अंदर ये पहले से आदत पड़ जाएगी ना, वो बड़े होंगे ना फिर भी बिगड़ेंगे और वो अच्छी चीजों को ही देखेंगे, अच्छी चीजों को ही देखेंगे जी। और आई थिंक आज मैक्सिमम मम्मी पापा की चिंता होती है कि मेरे बच्चे की बुरे दोस्तों की सोबत लग गई तो बिल्कुल मुझे लगता है यदि ऐसे संस्कार दिए हुए होंगे तो बुरे दोस्तों में भी क्या अच्छाई है वही ग्रहण करेंगे। बिल्कुल सही बताया। मम्मी पापा की सारी चिंता गायब हो जाएगी। बिल्कुल। और अंत में 2 चीज में आप फॉरगिवनेस सिखाइए। आप उनको रिटेलिएट करना मत सिखाओ। अक्सर मूवीज देखकर आज बच्चे ही नहीं सब लोग क्या सीख गए? बदला लेना। इसने मेरे साथ ऐसा किया। आप देखेंगे मूवीज में अक्सर पुराने जमाने मूवीज में क्या आता था? बदला, किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, अरे टाइटल ही वो माँ का बदला ना, इसका बदला ना, समथिंग ऐसे 2-3 घंटे पूरी मूवी की थीम कहाँ पर चलेगी? बदला लेने में ही। सबसे बड़ी गलत आदत है, सबसे गलत आदत है। आप बच्चों के अंदर बदला ले, रिटेलिएट की भावना मत डालो। आप उनको ये सिखाओ कि आप किसी को फॉरगिव करके आगे बढ़ जाओ। आपकी जितनी तरक्की होगी ना वो बदला लेने से कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप उनको फॉरगिवनेस का ज्ञान दीजिए, बहुत बड़ा ज्ञान है ये। ज्ञान साधु सन्यासियों के अंदर भी कभी कभार नहीं आता, बच्चों के अंदर ये ज्ञान डाल दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपके बच्चे कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। और अंत में मैंने आपको बार बार भी बताया था, भगवान के प्रति अटूट प्रेम हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ इसमें परीक्षित भाई, भगवान से डराइए मत। स्पिरिचुअलिटी से आप डराइए मत। बेटा ये उपवास नहीं करेगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, नरक में जाएगा। बेटा मंदिर में नहीं जाएगा तो पाप लगेगा। बेटा ये खा लेगा तो पाप लगेगा। ऐसा नहीं, बेटा ये करेगा तो पुण्य मिलेगा। बेटा ये करेगा तो भगवान तुझ पर प्रसन्न होंगे। आप उनको स्पिरिचुअलिटी के साथ पॉजिटिवली जोड़िए। आज अक्सर युवा लोग कभी कभार स्पिरिचुअलिटी से क्यों दूर होते हैं? हमने स्पिरिचुअलिटी को नेगेटिव चीजों के साथ जोड़ दिया। ये नहीं करेंगे तो ये लगेगा, ये नहीं करेंगे तो ये पाप लगेगा, ये नहीं करेंगे तो ये नरक में जाएंगे। आप उनको भगवान के साथ प्रेम के साथ जोड़िए। अमेरिकन जुवेनाइल सिस्टम का ये अंत में रिसर्च करके इस पॉडकास्ट को हम पूरा करते हैं परीक्षित भाई, कि अमेरिका में रिसर्च किया गया था कि जितने भी लोग मैस मर्डरर्स, यानी कि जिन्होंने एक खून ना किया हो, कई लोगों का खून किया हो, उन पर ये रिसर्च किया गया था। उनके खून करने का प्रमुख कारण क्या था? क्या? तो रिसर्च में ये पाया गया कि उनको छोटी उम्र से परमात्मा के प्रति प्रेम डेवलप नहीं करवाया गया था। हम तो सोचते हैं कि अमेरिका के लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन ये अमेरिका के रिसर्चर्स का ये रिसर्च है। ये
क्या कहते हैं, जिन बच्चों के अंदर पहले से ही भगवान के अंदर प्रेम क्रिएट श्रद्धा करवाया या जाता है ना, प्रेम, हाँ, वो हाँ। बच्चे न तो मर्डरर्स बनते हैं, ना ही क्रिमिनल्स बनते हैं, ना ही वो डिप्रेशन में जाते हैं, ना ही वो फियर में चले जाते हैं। या तो ना ही वो ऑफेंसिव होते हैं और ना ही वो डिफेंसिव होते हैं। डिफेंसिव होते हैं। डिफेंसिव होना, डिप्रेशन में चला जाना, सुसाइड कमिट कर लेना, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस ले लेना, स्ट्रेस का एडिक्शन हो जाना, ये सब चीजें जिन बच्चों के अंदर भगवान के प्रति प्रेम क्रिएट करवाया जाता है ना, उनके अंदर ये सब चीजें नहीं होती। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आप बच्चों के अंदर परीक्षित भाई डेवलप कर सकते हैं जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो मुझे लगता है हमने आपके नाम सुहाग, राइट, वहाँ से शुरुआत करी, वो भी एस था, और उसके बाद में न्यूरो साइंस को ध्यान में रखते हुए 4SSSS उसकी भी पर्टिकुलरली हमने बातें करी। वैसे तो लगता है कि हम और भी बातें करते रहे पर उसके लिए डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम थोड़ी सक्सेस के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे बिल्कुल में परीक्षित भाई, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर से बात करेंगे स्वामी जी। पर मुझे लगता है न्यूरो साइंस के बारे में अपनी इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी हुई है, तो और कोई रिसर्च या और कोई ऐसी चीज़ जो मम्मी पापा को, क्योंकि मम्मी पापा के जीवन में भी अपने स्ट्रेस है, उनको भी अपने सासू माँ का या हस्बैंड साथ नहीं देते, या हस्बैंड को वाइफ का सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो अपने स्ट्रेस को दूर कर पाए और वो खुद खुश हो, तो ही बच्चों के अंदर ये 4S दे पाएंगे। तो वो मम्मी पापा को अपने एम्पावरमेंट के लिए यदि कोई एक लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें। देखिए परीक्षित भाई, हाँ, इसमें मैंने लिया नहीं था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके। जब माँ बाप डर में जीते हैं ना, जब माँ बाप फियर में जीते हैं, जब माँ बाप डिप्रेशन में जीते हैं, जब माँ बाप किसी किस्म के स्ट्रेस में जीते हैं, तो उसकी इम्पैक्ट बच्चों पर बहुत पड़ती है। माँ बाप वो बच्चों को बयां करे या ना करे, लेकिन बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड इसको पकड़ लेता है। जब भी माँ बाप फियर में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तब बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़कर वो बच्चे भी फियर में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की बच्चों पर क्या है जानते हो? सबसे बड़ी सेवा, माँ बाप खुद खुश रहे। ओके, राइट। माँ बाप यदि अपने आप को हैप्पी महसूस करते होंगे, यदि माँ बाप का इंटरनल स्टेट हैप्पी होगा ना, तो वो उनकी बच्चों पर सबसे बड़ी सेवा है, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। वाह। और माँ बाप का खुश रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप अपनी बच्चों की भलाई करना चाहते हैं ना, तो पहले आप खुद खुश रहिए, आप खुद हैप्पी स्टेट में रहिए, तभी आपके वाइब्रेशंस की बदौलत आपके वाइब्रेशंस पूरे घर में प्रसारित होंगे, और आप बच्चों को एक भी मशवरा, एक भी गाइडेंस, एक भी उपदेश नहीं देंगे ना, फिर भी आपके पॉजिटिव हैप्पी वाइब्रेशंस बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड ग्रैस्प कर लेगा और वो अनायास हैप्पी स्टेट में रहेंगे। इसलिए माँ बाप का खुश रहना बहुत 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 जरूरी है। और उनकी खुशी के लिए और एक या दो चीजें जो वो कर पाए क्विकली, यदि आप बता पाएं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, माँ बाप को, पति पत्नी को एक दूसरे को समय देना बहुत जरूरी है सबसे पहले। ये हालांकि अलग टॉपिक है, लेकिन पति और पत्नी के बीच मनमुटाव न होना, दोनों के बीच ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की खुशी में ऐड करना वो बहुत जरूरी है। तो पति पत्नी जब खुश होंगे, पति पत्नी जब एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रखेंगे, पति पत्नी जब एक दूसरे की परिस्थिति को बखूबी समझेंगे ना, तब उनके वाइब्रेशंस बच्चों के अंदर आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सो आई थिंक वो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को समय देना शुरू करें। बिल्कुल। और उनका जितना क्वालिटी टाइम होगा, वो जितने हैप्पी होंगे, वो बच्चों के अंदर आएगा ही। बिल्कुल आएगा। वंडरफुल स्वामी जी। सबका इतने सालों का वहाँ पे पढ़ने का एक्सपीरियंस, एज अ स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे जो आपका जर्नी रहा, वो तो इनक्रेडिबल था ही था। बट मुझे लगता है आज जो शुरुआत, जो हनुमान जी का मंदिर वो जो मिले, मुझे लगता है कि जबरदस्त, ये पॉडकास्ट के अंदर 4 चांद लग गए। हमें भी बहुत आनंद आ गया परीक्षित भाई। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप हमारा इनवाइट स्वीकार करते हुए यहाँ पर आए
और स्पिरिचुअलिटी को लेकर, न्यूरो साइंस को लेकर ढेर सारी चीज़ें आज आपने शेयर करी हुई है। हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई परीक्षित भाई, खास तौर पर आपके प्रश्न पूछने का जो तरीका है, जो आपकी विनम्रता है, जो आप बच्चों के लिए जो कुछ करते हैं, वो हमें भी बहुत प्रेरित करती है और हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है परीक्षित भाई। धन्यवाद एंड चलिए, प्रणाम प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम।